जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की मॉक टेस्ट की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी धीरे धीरे चल ही रही होगी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट के तौर पे 19वीं क्लास लेंगे। इससे पहले 18 मॉक टेस्ट हम ले चुके हैं और इसमें हम आपके सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेते हैं और उसका एनालाइज करते हैं, बिल्कुल उसका तज्ज़िया तहलील करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सही है तो सही क्यों है, और अगर गलत है तो गलत क्यों है, क्योंकि ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस डिस्कशन के ज़रिए आप पूरी तरह इसमें समझेंगे और आखिर में हम लोग 10 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका जो सीटेट का पेपर आएगा उर्दू मीडियम में आएगा। पेडागोजी की जो टर्मिनोलॉजी है हम उसको इंग्लिश में जानते हैं या हिंदी में जानते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं जानते, इसलिए क्या पूछा जा रहा वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इसको देखते हुए मैं आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को ऐड करता हूँ। अभी तक एक क्लास से लेकर अब तक 140 टर्मिनोलॉजी हो चुकी है। आज हम लोगों की 150 टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें हमें उलझन होती है कि ये उर्दू में है तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश में आप जानते हैं। तो ऐसे को मैंने जमा किया है ताकि आपकी ये दिक्कत, आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज हम इसी तरह 150 तक देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का। ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे। आपका सिलेबस सेम है, सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करके अगर समझते हैं तो इंशाल्लाह इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उसको गलत करके नहीं आएंगे। और इसी के साथ जिनको एक एक चैप्टर की वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें एक एक चैप्टर आप देख सकते हैं। 2 आपके लिए मैराथन मैंने बनाया है, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। एक एक चैप्टर की वीडियो इसमें मौजूद है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए मॉक टेस्ट को आप देख लें। आप उर्दू ज़ुबान में 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर का आता आपको पता है, 30 में 30। और अगर इसको सही से समझ लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी के सिलेबस एक जैसे हैं, सेम है, तो आपकी जो दूसरी ज़ुबान है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें भी पूरी मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, अभी तक आप जुड़े नहीं, जुड़ जाएं। ये जो मॉक टेस्ट में लेता हूँ इसकी PDF मैं वहाँ डाल देता हूँ, आप वहाँ से लेकर के रिवीजन कीजिएगा। इसी के साथ चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई मशवरा है आखिर में आप फीडबैक ज़रूर दें, ताकि पढ़ाने वाले को समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं। अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो भी आपका, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हों या BEd के, आपका जो कॉमन ग्रुप है उसमें भेज देंगे तो सारे लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप इसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, क्योंकि जब आप खुद करके सीखेंगे उसके बाद फिर सुनेंगे तो आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी, और लर्निंग बाय डूइंग जब हो जाती है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जा झेल में से मुफीद तरीका कौन से हैं। सुनने बोलने यानी पहले लिसनिंग होगी, उसके बाद स्पीकिंग होगी, आपने देखा ही है। तो उसको उजागर करने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, बताइए। कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़्म पढ़ना और ज़ुबान का इस्तेमाल बताना, रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना, किरदार के ज़रिए बातचीत करना। देखिए ऑप्शन तो चारों सही हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन है। सबसे अच्छा देखेंगे तो आपका चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, जहाँ कहीं रोल प्ले वाला मतलब आ जाए, यानी किरदार। अब जैसे किरदार का मतलब है कि जैसे आप देखेंगे
कि कोई टॉपिक लेकर के स्टेज पे आकर के क्लास के सामने हम बच्चे को अलग अलग रोल दे देते हैं। कोई पुलिस है तो कोई चोर है तो कोई पकड़ने वाला जो है कुछ है, इस तरह का कोई रोल जब हम दे करके, तो क्या है, जब सबका अलग अलग रोल होगा, रोल प्ले होगा, सबका अलग अलग डायलॉग होगा, ठीक है, एक बोलेगा तो दूसरा उसकी बात को सुनेगा, फिर उसका जवाब देगा। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे की बोलने सुनने की सलाहियत डेवलप होगी। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि किरदार के ज़रिए बातचीत करना हम सिखाएं, ठीक है। सारा सही है। इमला करवाने से क्या होता है, ये जो है तलफ़ुज़ की गलती दूर हो जाती है। तो किरदार के ज़रिए बातचीत सबसे इफ़ेक्टिव है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रोल प्ले करना, खबर पढ़ना उतना इफ़ेक्टिव नहीं, लेकिन किरदार के ज़रिए बातचीत करना सबसे इफ़ेक्टिव है। आगे चलिए, जो मैंने ट्रिक बताई है कि रोल प्ले अगर आ गया तो अक्सर ऑप्शन आपका सही होता है। ज़ुबान में मुअतबर तालीम का मकसद क्या है? मुअतबर तालीम यानी ऐसी एजुकेशन जिसका एतबार किया जाए, उसका मकसद क्या है? तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना, तालीमी गलतियों में सुधार करना है। तो सही लग रहा। आगे क्या है? तालिब इल्मों में ख़ुद एतमादी। अब ख़ुद एतमादी आपकी टर्मिनोलॉजी है। ख़ुद एतमादी का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी आत्मविश्वास। ख़ुद एतमादी पैदा करना। ऊपर के सभी सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, यानी सारे मुस्बत हैं, सारे सही हैं, तो चौथा ऑप्शन हम जा सकते हैं कि मोतबर तालीम का मकसद, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? तलबा की इब्तदाई गलतियाँ, जो कुछ गलतियाँ हैं टीचर उसकी इस्लाह करेगा, तालीमी गलतियों में जो है उसको सुधार करेगा, तालिब इल्मों में ऐसा उसके अंदर सलाहियत डेवलप करेगा कि ख़ुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। सारी चीज़ें जो है इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं मेयारी तालीम के लिए। ज़ुबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? सवालात की अलग अलग किस्में होती हैं। एक तमहीदी सवालात होते हैं। आप जब पढ़ाने जाते हैं तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके हमें पता चलता है कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कितना कुछ जानते हैं। ये क्या है? तमहीदी सवालात है, ठीक है। आखिर में प्रोबिंग सवालात हम करते हैं, यानी कुछ थोड़ा सा हम जो कुछ पढ़ाते हैं बाद में पूछते हैं कि क्या इसके बारे में बच्चा कुछ जानता है। फिर आखिर में जो है एनालाइज करके, यानी उसका हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। असेसमेंट यानी फॉर लर्निंग, कि जो मैंने पढ़ाया है कितना सीखा है, वो भी एक सवाल का तरीका है। तो इसमें से कौन सा सवाल मुफीद होगा, यानी ज़ुबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद। एक मुख्तसर जवाब, ऐसा सवाल हो जिसका जवाब मुख्तसर हो, ठीक है, यानी एस या नो में हो, ठीक है। तवील जवाबात, जिसका जवाब बहुत लंबा हो। इंशाइया तरीक़ेकार, जिसको बाकायदा आप 100 वर्ड में उसका जवाब लिखें। मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव तरीक़ेकार। बताइए कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव होगा? ये सबसे इफ़ेक्टिव होगा आपका मुख्तसर जवाबात। ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब मुख्तसर हो, ठीक है, वही सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। आगे देखिए, बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, यानी ज़ुबान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। एक किसका कौल है, किस फ़लसफ़ी का कौल है? बताइए। जीन पेगट का है, चॉम्स्की का है, और वाइगॉट्स्की का है, पाओलो का है। देखिए, मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जीन पियाजे की क्या थाट है उसको भी बताया हूँ, और वाइगॉट्स्की के बारे में भी बताया हूँ, और इसी के साथ जीन पियाजे के बारे में भी बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चे सीखने की क़ुव्वत के साथ पैदा होते हैं। एक कहना है चॉम्स्की चाचा का। चॉम्स्की ने कहा है, देखिए चॉम्स्की क्या है, चॉम्स्की कहते हैं बच्चा इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होता है, यानी जन्मजात उसके अंदर ज़ुबान यानी भाषा सीखने की क्षमता होती है। उसी के साथ इन्होंने LED की बात, LAD की भी बात की है। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं बच्चे के अंदर एक डिवाइस फिट है, अगर बच्चे को सिर्फ माहौल मिलता हो ऑटोमेटिक वो ज़ुबान ग्रामर की तरह सीख लेता है, बोलना शुरू कर देता है।
तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात चॉम्स्की ने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा इनेट एबिलिटी, बस उसको माहौल चाहिए, ठीक है। और ये वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की जो है समाज की बातें करते हैं कि बच्चे को अगर समाज मिल गया, माहौल मिल गया, तो बच्चा ज़ुबान जल्दी उसकी डेवलप करेगी। और ये जो है आपके जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे के पहले अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उससे फिर उनकी ज़ुबान की नशोनुमा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो LAD के बात या इनेट एबिलिटी की बात किसने की है, चॉम्स्की। अगर कहीं सोसाइटी की बात आ जाए तो हम वाइगॉट्स्की की तरफ चले जाएंगे। और अगर कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमागी नशोनुमा की बात आ जाए तो हम किसकी जानिब जाएंगे, हम जीन पियाजे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे जहन में रखिएगा, क्योंकि पूरा हम एनालाइज करके पढ़ा रहे हैं। सिलेबस सेम है, यहीं से उठा करके आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई लड़की हिंदी ज़ुबान की तलबा है और वो आपकी ज़ुबान यानी उर्दू सीखने आती है और आपकी ज़ुबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीक़ा सही मानते हैं, बताइए। उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना, ऐसा नहीं, बार बार याद दिलाएंगे तो अब गोया कि आप इंसल्ट कर रहे हैं, ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। उसे ज़ुबान सीखने का ज़्यादा मौका देना। देखिए, कहीं भी ऑप्शन में अगर मौका आ जाए यानी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, वो ऑप्शन सही माना जाता है। देख लेते हैं, उसे नई ज़ुबान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक़ कराने का मशवरा देना, नई ज़ुबान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना। देखिए, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चा जो ज़ुबान लेकर आएगा मादरी ज़ुबान, उसको इस्तेमाल करने की आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, यानी मल्टीलिंगुअलिज़म की बात हमेशा होती है, यानी कसीरुल लिसानियात की। तो यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन आपका दूसरा होगा, उसे ज़ुबान सीखने का ज़्यादा मौका दें, ज़्यादा उसको बोलने के लिए कहें। आपको कोई भी है, कोई ज़ुबान आप सीखना चाहते हैं, आपको जितना बोलने का मौका मिलेगा उतनी जल्दी आप वो ज़ुबान सीखेंगे। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी नहीं है, किन मकासद के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी नहीं होती है, बताइए कौन सा है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, ज़ुबान समझकर सीखना, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। देखिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए भी सही है, अंदरूनी आवाज़ को सुनने बोलने के लिए ये भी ठीक है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये भी सही है। भाई, ज़ुबान सीखेंगे तभी आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे, अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करेंगे। ज़ुबान समझकर सीखना ये ज़रूरी नहीं है। आप पता है कि बच्चा पैदा होता है किसी भी माहौल में, तो उसके आसपास जो ज़ुबान बोली जाती है, ठीक है, अगर उसके घर में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी ऑटोमेटिक बोलने लगता है। तो समझकर सीखना ज़ुबान के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़ुबान आप सीख लेंगे, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये जो आप एक चीज़ पढ़ते हैं ना, एक्विजिशन यानी हुसूलियाबी, जो हम अक्वायर करते हैं अनकॉन्शियस माइंड से ज़ुबान सीख के आते हैं, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग, जिसका हम ग्रामर पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका सवाल है। आगे क्या है, मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सा मजमून बताइए। ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, ये मजमून। या ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है, ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके, देखिए कोई भी अगर एक्सट्रीम की तरफ यानी सिर्फ है, चंद है, ये सब ऑप्शन आपका जल्दी सही नहीं होता, ठीक है। ये पूरे निसाब की तकमील, एक ही आपका सवाल हो उससे पूरा निसाब पूरा हो जाए, ये चीज़ गलत है। पहला सही हो जाए। पहला क्या है, ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, जो उनके अंदर माफ़ी ज़मीर जो कुछ अंदर है उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए,
आगे है, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं राइटिंग स्किल उसकी डेवलप हो, क्या करेंगे, हकीकी ख़यालात। दूसरा क्या है, अलामती ज़ुबान का इस्तेमाल, ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, खुश ख़त तहरीर जिसको कैलीग्राफी कहते हैं। बताइए, देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। जो कुछ आपने अल्फाज सीखा है उसको किस मौके पे इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को बच्चा अगर सीख लेता है तो गोया कि लिखने की सलाहियत उसकी डेवलप हो गई। आगे चलिए, आगे है ज़ुबान की मुसलसल जामे तशख़ीस। आपने पढ़ा होगा CCE, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टीन्यूअस जिसको हम क्या कहते हैं, मुसलसल, कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे, और इवेलुएशन जिसको तशख़ीस भी कहते हैं, अंदाज़े क़द्र भी कहते हैं, क़द्र पैमाई भी कहते हैं, जांच भी कहते हैं, तशख़ीस भी कहते हैं। उर्दू में कई माने हैं। तो CCE का मतलब क्या होता है, C से मतलब कॉन्टीन्यूअस, यानी बच्चा जब स्कूल में दाखिल हुआ शुरू ही से उसका इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे जिसको हम व्यापक कहते हैं, जामे का मतलब हर एंगल से उसका इवेल्युएशन किया जाएगा, ठीक है। यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ में यानी पेपर पेन में कितना अच्छा है, इसी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यानी खेल में कितना अच्छा है, टाइम से कितना आता है, दोस्तों के साथ उसके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, क्या उसके पढ़ने के अलावा कोई और एक्टिविटी उसकी है, यानी उसके अंदर और कोई सलाहियत है, यानी गाना अच्छा गाता है, हर एतबार से उसका इवेल्युएशन उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएशन, ठीक है, के लिए शुरू किया जाना चाहिए। बताइए इसमें क्या होगा, दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़। चौथा ऑप्शन इसका था जो कि लेना छूट गया, ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। कार से इस्तेमाल करना, यही चौथा ऑप्शन आपका सही भी है। यानी ज़ुबान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए क्या, ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तरीके, यानी एक ज़ुबान हो उसको अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें, यही CCE का मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमह लिसानी तरीक़ेकार। हमह लिसानी जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज़म। इसको हम क्या कहते हैं, कसीरुल लिसानियात। इसका मतलब क्या हुआ, बताइए, तदरीसी ज़ुबान में पोशीदा ज़ुबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित है, ये तो गलत है। ये तो ज़ुबान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया, यही सही है, मुश्किल नहीं हो सकता। कसीरुल लिसानियात का मतलब क्या होता है, जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में आप टीचर बन गए, पढ़ाने जा रहे हैं, दिल्ली में लोग इधर उधर से मुंतकिल होकर के बस जाते हैं, कोई पंजाब से आ गया, कोई बंगाल से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई झारखंड से आ गया, साउथ के भी लोग आ जाते हैं। अब एक क्लास में हर जगह हर कई ज़ुबान, कोई बांग्ला बोलने वाला बच्चा है, कोई उर्दू बोलने वाला, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई पंजाबी बोलने वाला, तो सब अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं। तो क्या उनकी ज़ुबानों को ले करके आप क्लास में पढ़ाएंगे, यानी उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे? तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा, मल्टीलिंगुअलिज़म यानी हमा लिसानी या कसीरुल लिसानियात, ये एक वसीला, एक ज़रिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यही है, ज़ुबान सिखाने में अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो बच्चा घर से सीख के आया है, उसकी मादरी ज़ुबान है, उसमें वो चीज़ों को ज़्यादा समझेगा, उसके ज़रिए दूसरी ज़ुबान भी सीख लेगा, इसलिए हम उसके इस्तेमाल से उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। ज़ुबान सिखाने में अहमियत का हामिल क्या है, हमा लिसानी तरीक़ेकार है, यानी सारी ज़ुबान में आप समझाएंगे, सबका इस्तेमाल करने का मौका देंगे। ज़ुबान इब्तिदाई शक्ल में थी, यानी शुरू में आपको पता है कागज़ का ईजाद बाद में हुआ है, ठीक है। पहले कागज़ नहीं था, लोग पत्थर पे लिखते थे, ठीक है, लोग लकड़ी पे लिखते थे। तो क्या पहले कौन सी ज़ुबान चलती थी,
इशाराती ज़ुबान, क़वायदी ज़ुबान, तहरीरी ज़ुबान और मिनह यानी मुँह ज़ुबानी ज़ुबान। बताइए, इशाराती ज़ुबान सबसे पहले चलती थी। क्या इशाराती? इशारा मतलब कोई एक अलामत दी गई है, यानी इशारा, जैसे आप इशारे से जैसे ऐसे कहेंगे, इशारा किया ना, यानी भाग जाइए। किसी को चुप करने के लिए आप ऐसे कहेंगे तो क्या वो चुप हो जाए, यानी ये इशारे की ज़ुबान सबसे पहले चलती थी। ठीक है, आगे चलिए। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? कहानी सुनाना, नज़्म सुनाना, इसको किस हद तक आप ज़रूरी मानेंगे? वो मुफीद होने चाहिए। नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, तो सही लग रहा है। मुख्तलिफ़ शय के नामों मिसालों से ज़ुबान की वजाहत होनी चाहिए। नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़ कार की होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज, यही है। जो भी नज़्म हो, जो भी कहानी हो, उसमें अच्छे अच्छे अल्फाज हों, ताकि बच्चा उसको याद करके, उसको जहन में बिठा करके अपने अमली ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर सके, यही ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, क़वायद सिखाने से ज़ुबान में कैसी मदद मिलती है? अगर बच्चे को आप क़वायद सिखाते हैं तो किस तरह की मदद मिलेगी बताइए? इस्लाह होगी, रवानी होगी, तादाद होगी, ख्वांदगी होगी। ख्वांदगी मतलब पढ़ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इस्लाह, जो कुछ बच्चा पढ़ता है उसको सही कैसे कर पाएगा जब तक उसके क़वायद को नहीं जानता। ठीक है, तो इस्लाह होगी। आगे क्या है? तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर यानी राइटिंग के उसूलों में क्या चीज़ शामिल हैं बताइए? कहानी का मज़मून, तख़य्युल का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज। देखिए, तहरीर के उसूलों में दुरुस्त अदायगी, जो कुछ आप लिख रहे हो उसको आप दुरुस्त लिखें। ठीक है, यही चीज़ उसमें शामिल है। आगे क्या है? ज़ुबान को उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? ज़ुबान को उजागर करने का यानी उसकी नशोनुमा करने का असल मकसद यानी असल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। यानी गलतियों का अंदाज़ा करना, आप उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे ताकि पता चल जाए कि गलती कहाँ है, फिर उस कमी को दूर करेंगे, यानी रिमेडियल टीचिंग कराएंगे। ज़बान को उजागर करने का यही असल मकसद यानी चौथा वाला होगा, क्योंकि बच्चा अपनी माफ़ी ज़मीर को जब अदा करेगा तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ कर रहा है, फिर आप उसकी इस्लाह करेंगे। तो यही ज़ुबान को उजागर करने का असल मकसद है। आपके 15 क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें से कितना आपका सही हो रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा दिमागी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को लेते हैं। जैसे आपने ब्लूम्स की टेक्सोनोमी पढ़ा होगा, उसमें से मैंने टर्मिनोलॉजी को इकट्ठा किया है। ब्लूम की यानी एक है अफेक्टिव डोमेन यानी तासुराती मैदान। ठीक है, उसमें क्या है? एक आते हैं रिसीविंग, यानी कबूल करने को क्या कहते हैं? कोई चीज़ रिसीव करना यानी प्राप्त करना। रिस्पोंडिंग कहते हैं रद्द अमल। रद्द अमल, किसी चीज़ का रद्द अमल लिख के आ गया उर्दू में, अब उसका मतलब क्या है? रिस्पोंडिंग यानी प्रतिक्रिया। आगे क्या है? कद्र करना यानी वैल्यूइंग, किसी चीज़ की कद्र करना यानी महत्व देना। आगे है कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसको उर्दू में लिख के क्या आएगा? तसव्वुर कायम करना। कैसे? इसका तसव्वुर क्या है यानी इसका कंसेप्ट क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवधारणा। आगे है किरदार साजी यानी कैरेक्टराइजेशन यानी लक्षण वर्णन करना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे इसका तीसरा है डोमेन, क्या है? साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी मैंने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है और बहुत से लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार लिखिए ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय मेराज सर या ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन उर्दू मीडियम, मेरा आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो उसमें है इमिटेशन यानी नकल करना। नकल करने को क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते नहीं कि बच्चा नकल करने से सीखता है।
ठीक है, जैसे स्किनर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अनुकरण करना। और सलीकामंदी यानी मैनिपुलेशन यानी कार्य साधन। दुरुस्तगी को क्या कहते हैं, प्रिसीजन यानी शुद्धता। एक होता है तरतील, किसी चीज़ को आपस में तरतीब से कोई चीज़ लगाना यानी आर्टिकुलेशन, जिसको हम कहते हैं जोड़बंदी। हम आहंगी कहते हैं कोऑर्डिनेट करना यानी हम आहंग बनाना, हम पल्ला बनाना। कोऑर्डिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समन्वय। ठीक है, इस तरह से हमने 150 वर्ड को ले लिया। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें और इसी के साथ लाइक भी करें, शेयर मेरे कहने से कर दीजिए अपने ग्रुप में। और इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो मॉक टेस्ट की PDF आप वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का हिस्सा बन जाएं। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। सलाम वालेकुम।